हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग वाक्य विचार का अगला सेशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाक्य विचार का एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में समझा, और फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं वाक्य के अनिवार्य तत्व को जाना है। जैसे वाक्य का अनिवार्य तत्व हम लोग क्या उद्देश्य एवं विधेय के बारे में जान चुके हैं, एवं उसके बाद हम लोग रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन तीनों को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाके वो पहले वीडियो देख लीजिएगा। उसमें रचना के आधार पे आपके तीनों भेद को जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं वाक्य विचार की, जिसका हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें आपका क्या है, अर्थ के आधार पे हम लोग वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के 8 भेद जो है अर्थ के आधार पे कौन कौन से हैं ये आपका दिख रहा है। 8 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, किसे कहते हैं, कैसे पहचान की जाती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। एवं वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं अर्थ के आधार पे उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बिना देरी किए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं वाक्य के भेद। इससे पहले सेशन में हम लोग वाक्य किसे कहते हैं एवं रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझ चुके हैं। वो आप पहला वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। बिल्कुल सरल है, शॉर्ट्स है, थोड़ा थोड़ा में आप लोग जान जाएंगे, सबके नाम में ही छिपा हुआ है। सरल वाक्य उसमें भी था, यानी जिसका एक सरल अर्थ हो और उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब जिसकी सरल रचना हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो दोनों में सरल वाक्य है, ठीक है। तो क्या है आपका, दोनों में आपका सरल वाक्य। उसके बाद निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक, विधानवाचक और इच्छावाचक, ये 8 प्रकार हैं आपका। और हम आज 8 प्रकार को समझेंगे, 8 प्रकार को देखेंगे एक एक करके। आपका देख सकते हैं स्लाइड में सारा है, सरल है, निषेधात्मक है, तो आपका एक एक करके हम सभी को समझेंगे। और यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वाक्य से। वाक्य को शुद्ध करें, वाक्य को शुद्ध आप कैसे कर पाइएगा जब आपको पता होगा वाक्य के प्रकार कैसे होते हैं, वाक्य की बनावट कैसी होती है, वाक्य के अनिवार्य तत्व कैसे होते हैं। तो हम लोग पहले एक नॉर्मल ग्रामेटिकली सारा कवर कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने शब्द पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया था, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इसका हम लोग एक सेपरेट सेशन लाएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारा पर्यायवाची शब्द करवाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारा अनेक शब्दों के एक शब्द करवाएंगे, विपरीतार्थक करवाएंगे। तो इन सभी का हम लोग करवाएंगे। वाक्य में भी हम आपको शुद्ध करना भी सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है 8 उसको समझ लेते हैं। पहले नॉर्मल एक बेस पकड़ लेते हैं, एक बेस समझ लेते हैं क्या होता है। तो सरल वाक्य आपका किसमें है, सरल, एक चीज ध्यान लीजिएगा, सरल वाक्य अर्थ के आधार पर भी है और बनावट या रचना के आधार पर भी है। तो सरल वाक्य अर्थ के आधार पर कौन सा है, वो वाक्य जिसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, सरल वाक्य कहते हैं। कोई बात साधारण ढंग से, जिसका अर्थ सरल हो जिस वाक्य का, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा, सिंपल सा है। राधा खाना बना रही है, सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक नॉर्मल एक कथन है वो वाक्य जिसमें कोई बात साधारण ढंग से, बिल्कुल साधारण ढंग से कही जाती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। राम आम खाता है, सीता घर जाती है, राम ने बाली को मारा, वह दौड़ता है, वह खाता है, वह पीता है, वह जाता है, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये सब क्या है आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। इसके अलावा आप निषेधात्मक वाक्य, दूसरा टाइप पे हम लोग पहुंचते हैं। निषेधात्मक यानी इसमें आपका देखिए नेगेटिव, सीधा आपका शब्द से ही पता चल रहा है नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। जिन वाक्यों में, फिर से देख लीजिए यहाँ पे, क्या है, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध है उसको निषेधात्मक कहते हैं। जिसमें काम के ना होने या ना करने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, क्या है, नहीं जाऊंगा। तो जिसमें भी नहीं लगा हो वो क्या है, निषेधात्मक वाक्य हो। एवं उसमें क्या होता है, काम के ना होने या ना करने का बोध होता है। जिसमें काम का ना होना यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्नवाचक, नाम से ही पता है, जिसमें
प्रश्न को डिनोट किया जाता है, जिसमें क्या है, प्रश्न को डिनोट किया जाता है। वो वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक का वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहां रहते हो, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य का एग्जाम्पल है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहते हो, तुम कहां जाते हो, तो ये क्या, प्रश्नवाचक वाक्य का एक सीधा सा अथी आपका क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है प्रश्नवाचक अथी वाक्य के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसे एक पहचानने का एक सीधा तरीका है, एवं लिखने का भी एक आपका क्या है, एक तरीका। अगर आप कुछ प्रश्नवाचक लिख रहे हैं तो उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना चाहिए। तो प्रश्नवाचक क्या है, वह वाक्य जिसमें पूछने का भाव हो, भाव प्रकट हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें कुछ पूछा जाता है, जिसमें कुछ पूछा जाता है। चलिए 3 कंप्लीट हुआ आपका। आज्ञावाचक, फिर से वही जिसमें आज्ञा डिनोट हो, जिन वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो। अब देखिए आज्ञा का सिर्फ अर्थ आज्ञा ही नहीं, आज्ञा के अलावा प्रार्थना भी और उपदेश भी आदि का ज्ञान हो, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। आज्ञा सिर्फ ऐसा नहीं कि जो दे दिए मतलब नहीं, आप चुप रहिए। अब ये क्या है, आज्ञा थोड़ी दिया जा रहा है, क्या है, आज्ञा थोड़ी दिया, ये क्या है, प्रार्थना है, प्लीज आप चुप रहिए। यानी ये जैसे देखिए आज्ञा, प्रार्थना, इन सभी को जो है आज्ञावाचक के अंदर रखा जाता है। जैसे आप चुप रहिए, यानी चुप रहने को कहा जा रहा है। जैसे अगर कोई बड़े को कह लेंगे तो क्या, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी छोटे को तो क्या आज्ञावाचक में आता है। दोनों में आपको क्या आज्ञावाचक ही होता है। अपना अपना काम करो, ये भी आज्ञावाचक। बड़ों का सम्मान करो, आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, ये क्या है आपका अर्थ के आधार पर। तो अलग अलग अर्थ होता है, एकदम सिंपल अर्थ रहा तो सरल सरल वाक्य, यदि नेगेटिव अर्थ रहा, क्या नकारात्मक, काम के ना होने या ना करने का अर्थ हुआ तो क्या हुआ, नकारात्मक। फिर जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जिसमें प्रश्न पूछना का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। एवं जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान हो, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, अपना अपना काम करो, चुप रहिए, ये सब क्या है आज्ञावाचक का। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या है भैया, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल रहोगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। अब एक चीज इसमें देखिए, इसमें संकेत होता है, इसमें लगभग मिश्र वाक्य की तरह ही, लगभग मिश्र वाक्य की तरह ही होता है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, उसे ही क्या कहते हैं, संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शर्तवाचक वाक्य भी। शर्तवाचक, शर्तवाचक क्या होता है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी इसमें क्या है, शर्त है। सफलता, सफल कब होगे, यदि परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। आगे, पिताजी अभी आते, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो ये सारा क्या है, शर्तवाचक है या संकेतवाचक वाक्य है। आगे बात करेंगे इसमें विस्मयादि बोधक। अब एक चीज, जहां विस्मयादि होगा वहां क्या है, सुख, दुख, विलाप सभी का। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी जिसमें सुख हो, दुख हो, हर्ष, उल्लास, इन सभी का जिन वाक्यों में बोध हो, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। इस सेंटेंस को पहचानने का सीधा है वाह, अरे, हुर्रे, ये सब क्या है, हाय, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक लाइन का क्या है आपका, उसके ऊपर आगे लगता है, जिसमें वाह, हाय, अरे, हुर्रे, ये सब जो लग जाता है उसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी से विस्मय, विस्मय यानी आपके जो आश्चर्य होते हैं, शोक होते हैं, घृणा होते हैं, खुशी होती है, गम होती है, इन सभी का जिसमें बोध हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, तुम आ गए, हाय, मैं लुट गया। तो ये सब क्या है आपका विस्मयादि बोधक लाइन है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस। आगे बात करेंगे विधानवाचक। विधानवाचक, जिस वाक्य में क्रिया या के करने या होने का सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम किया जा रहा हो, ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य
किया जा रहा हो, जिसमें कार्य कुछ होते रहता है। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है, वह गाली दे रहा है। तो ये सब क्या है, तुम्हारा कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। जिसमें कुछ ना कुछ कार्य होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें कुछ ना कुछ कार्य होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर अगला हम लोग देखेंगे इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी इच्छा वाला। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष या शुभकामना है, तीन चीज देख लीजिएगा, इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जिसमें इच्छा, आशीष, शुभकामना इस सब का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। इसी तरह देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कहाँ, ये आज्ञावाचक क्या था, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, जिसमें ये तीनों का बोध या जिसमें इन तीनों में से किसी एक का बोध उसे आज्ञावाचक। उसी तरह है इच्छावाचक, क्या है आपका, विधानवाचक, और उसके बाद हाँ इच्छावाचक। जिसमें इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं हो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है, आशीष है। आज तो मैं पे केवल फल खाऊंगा, ये क्या है, इच्छा है। लेकिन भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये क्या है, विशेष है। तो ये तीनों, तो ये भी क्या आपका सेंटेंस कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इच्छावाचक कहलाएगा। ये भी आपका इच्छावाचक कहलाएगा। और आगे ये भी तुम्हारा इच्छावाचक कहलाएगा। जिसमें इच्छा, आशीष या शुभकामना का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक। आठों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप सिर्फ नाम याद कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि, हमको नहीं लगता कि आपको किसी में भी दिक्कत होने वाली है। सरल वाक्य जो बिल्कुल, जिसका अर्थ बिल्कुल सरल हो। निषेधात्मक, जिसमें जिसका निषेध किया गया, उस काम का ना होने या ना करने का हो। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिसमें आज्ञा का बोध हो, जिसमें क्या हो, आज्ञा का बोध हो, या फिर जिसमें आशीष का बोध हो, तो क्या है, वो सब क्या है, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज्ञावाचक में क्या तीन तीन आता है। जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग संकेतवाचक। संकेतवाचक या शर्तवाचक, ठीक है, संकेतवाचक या शर्तवाचक। शर्तवाचक में क्या होता है, जिसमें एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है, उसे शर्तवाचक कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। फिर क्या, विस्मयादि बोधक, यानी जिसमें खुशी, गम, हर्ष, उल्लास, घृणा, इन सब का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर विधानवाचक, जिसमें किसी काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं। फिर से आइए इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है, जिसमें किसी की इच्छा या शुभकामना या शुभकामना का बोध हो। तीन चीज था क्या, इच्छा, आशीष और शुभकामना का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। तो आई होप ये आठों आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व, वाक्य के अनिवार्य तत्व। पिछले क्लास में भी हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के अनिवार्य तत्व देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनिवार्य तत्व देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। रचना की दृष्टि से 2 वाक्य के अनिवार्य तत्व और अर्थ के आधार पर 6 अनिवार्य तत्व है। कौन सा, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये सब आपके वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या है। सार्थकता क्या है, वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इनमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। यानी वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना सार्थकता को डिनोट करता है। क्या क्या डिनोट करता है, सार्थकता को डिनोट करता है। यानी वाक्य में सार्थकता होती ही होती है। योग्यता, दूसरा क्या है आपका, योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने के लिए योग्यता होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई, यह वाक्य नहीं है। जैसे कि चाय खाई यह कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। यानी वाक्य के जो शब्द हैं उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो उसके अर्थ को अच्छे से प्रकट किया जाए। जैसे देखिए खाई, भले ही खाना मुंह में लेने आपका क्या है, खाना जो है किसी खाद्य पदार्थ को अपने मुंह के अंदर रखने को ही डिनोट करता है, लेकिन चाय खाई नहीं जाती है। तो ये खाई क्या है आपका, क्या है, खाना क्या है, ये चाय के साथ
पेयर बनाने की योग्यता नहीं रखता था, ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की भी योग्यता होनी चाहिए। और कुछ वाक्य को सार्थक, वाक्य में वाक्य की कुछ ना कुछ अर्थ होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी का अर्थ नहीं निकलता है तो वो क्या है, वो वाक्य ही नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, जैसे कि उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। ये सब देखिए, ये जो है वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं, ये सब आपको हेल्प करेंगे किसमें, वाक्य को शुद्ध करने में। जब आप चेक करेंगे ना कि वाक्य के सभी अनिवार्य तत्व वाक्य में मौजूद है या नहीं है, या नहीं मौजूद है तो क्या नहीं मौजूद है, जैसे क्या है, क्या मौजूद नहीं है तो क्या है, जैसे अगर चाय के साथ खाई लग जाएगी तो क्या है, वहीं पे आपको चेंजेस करने होंगे। सार्थकता, यदि उस वाक्य में कुछ सार्थकता नहीं दिख रहा है आपको तो वहीं आपको चेंज करने का जरूरत है। तो वही है, वाक्य को शुद्ध करें, जो कि हिंदी का आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। शुद्ध करना वाक्य में आता ही है, आपका ऑब्जेक्टिव में एक बड़ा पोर्शन कवर होता है, तो उसमें आप इसका बहुत हेल्प करेंगे। सार्थकता, योग्यता। तीसरा पॉइंट हमारा आता है आकांक्षा, यानी इच्छा। वह खुद में खुद पूरा होना चाहिए, किसी भी वर्ड का कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी वाक्य में, जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे कि पत्र लिखता है, अब जैसे वाक्य शुद्ध करने को लिया जाएगा, जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्या है, क्रियाकर्ता की जानने की इच्छा होती है। पत्र लिखता है, ये कोई वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं है। कौन पत्र लिखता है, इसमें जो है कर्ता को जानने की इच्छा होती है। क्या होती है, कर्ता को जानने की इच्छा होती है। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है या वह पत्र लिखता है। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्ण करने का है। ठीक है, इसमें क्या है, आकांक्षा, ये वाक्य खुद में पूरा होना चाहिए जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे। ठीक है, कुछ आकांक्षा ना रह जाए। ठीक है, आगे निकटता। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते, अतः वाक्य के पद में निरंतर प्रवाह पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। यानी कोई भी शब्द या वर्ड रुक रुक के नहीं लिखना जाना चाहिए। अब रुक रुक क्या मतलब, जैसे एक वर्ड यहाँ लिखाया है, एक वर्ड यहाँ लिखा है, तो ये वाक्य की निरंतरता को तोड़ता है। वाक्य क्या है, शब्दों का एक समूह है जो कि एक साथ होना चाहिए। अब पता चला कुछ इस पेज में लिखे हैं, कुछ अगले पेज में लिखे हैं, कुछ उसके अगले पेज में लिखे हैं, और इस तरह से अगर कोई वाक्य हम लिख रहे हैं तो उस वाक्य को पूर्ण नहीं समझा जाएगा, ना ही वो समझ सकते हैं, ना ही वो अच्छे से बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, वाक्य में निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। जो वाक्य है, संपूर्ण वाक्य एक ही जगह होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, आगे क्या है, पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे राम आम खाता है, फिर से वही एग्जांपल लेंगे। अब जैसे आम राम खाता है या खाता है आम राम, इस तरह कर देंगे तो क्या है, पद का एक निश्चित क्रम नहीं होगा। पद यानी शब्द, शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्यों में पदों या शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात होती है चांदनी, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। सुहावनी है रात होती है चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होना इस वाक्य को नहीं मानेंगे। शब्द तो है, शब्दों का समूह भी है, ये एक निश्चित अर्थ भी बना सकता है, लेकिन शब्दों का जो समूह है, उसका जो पदक्रम है, शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है, जिसके कारण ये क्या है, ये जो है लाइन जो है, ये जो है आपका वाक्य जो है कोई निश्चित अर्थ नहीं दे पा रहा। अब इसको इस प्रकार होनी चाहिए। अब ये इस प्रकार, चांदनी रात सुहावनी होती है, देखिए निश्चित अर्थ दे रहा है, पदक्रम बिल्कुल सही है। तो क्या है, ये आपका पदक्रम भी वाक्य की बनावट के लिए, वाक्य के लिए एक अनिवार्य तत्व है। किसके, अर्थ की दृष्टि से। आगे बात करते हैं हम लोग अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। क्या, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना, यानी क्रिया के साथ पुरुष लिंग, जैसे राम रोटी खाता है, इसी में हम लोग देखेंगे सीता रोटी खाता है। अब इसमें देखिए
लाइन वाइन सब ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्रिया के साथ लिंग का तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है। यानी देख रहे हैं, सीता जो है अगर लिंग यहाँ खाती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, खाती होनी चाहिए। अतः जैसे बालक और बालिकाएं गई, बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। ये क्या हो जाएगा, फिर बहुवचन में हो जाएगा। तो क्या है, वचन के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, पुरुष के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, कारक के अकॉर्डिंग उसके जो क्रिया है वो ठीक ठीक प्रयोग होने चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं, क्रिया का भी ठीक ठीक प्रयोग होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, क्रिया के साथ जो है कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के साथ ठीक ठीक तालमेल भी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका इंग्लिश में बोलते हैं। वो क्या आपका हिंदी में भी अप्लाई होता है, जिसको अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वय। चलिए यहां से फिर आपका कंप्लीट होता है, तो यहाँ आपका कंप्लीट यहाँ पे वाक्य हो चुका है। इसके बाद हम लोग वाक्य को शुद्ध करना भी सीखेंगे, सब अनेक शब्दों के एक अर्थ भी सीखेंगे। अगले क्लास में आपको यहाँ से ये सारा पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग का वर्ण क्लियर हो गया है, शब्द क्लियर हो गया है, वाक्य भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस पे शिफ्ट करेंगे, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को फोकस करके बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आए। क्योंकि देखिए बहुत सारा आपको क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, विपरीतार्थक शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, तो उन सब को भी सीखना जरूरी है। तो शब्द के अंदर वो सारा पोर्शन कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग वाक्य, वाक्य के भेद मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रचना के आधार पे बताया था, इस क्लास में हम लोगों ने अर्थ के आधार पे आपको कंप्लीट करवाया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। रोशनी पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक जो है, जो आपके क्लास 9 और 10 के लिए, गोधुली, पीयूषम, वर्णिका, इंग्लिश, ये सारी बुकें आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट एवं अमेजोन पे मिल जाएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर का प्रॉपर स्टोरी मिलेगा। अगर आप इंग्लिश और संस्कृत का लेते हैं तो उसमें आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा क्लास 11th एवं क्लास 12 का भी कैप्टन रेनबो एवं कैप्टन दिगंत आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर देखने को मिल सकता है। हमारा क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च हो चुका है 2026 के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 26 में, अगर आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो हमारा कैप्टन रोशनी का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। कैप्टन क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, और दूसरा क्रैश कोर्स भी हमारा बहुत बेस्ट सेलर बुक है, जो कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के पोर्शन को कवर किया जाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।